समय से लगभग 166 वर्ष पहले एक अंग्रेज इंजीनियर पंजाब से लेकर रोपड़ तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए हड़प्पा क्षेत्र में उत्खनन कार्य करवाने में जुटे थे। रोपड़ का नाम वर्तमान समय के अंतराल में पंजाब में स्थित रूपनगर है। सामान्य रूप से ईंटें जिप्सम और तारकोल के मिश्रण से बनाई गई थी, जो एक निश्चित अनुपात की होती थी, जो बहुत मजबूत और जलरोधक मतलब वाटरप्रूफ ईंटें थी। ईंटों की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई आज के युग के ईंटों से 4 गुना होती थी, जैसे कि 11.25 से लेकर 11.75 इंच लंबाई व 2.75 इंच मोटाई और 5.25 से लेकर 6.25 इंच तक चौड़ाई थी। हड़प्पा स्थलों में पुरातत्वविदों ने कई सालों तक उत्खनन कार्य करके जमीन के नीचे से पूरा शहर खोज निकाला था। जिसका नाम उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता भी रखा। इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। 1947 के पश्चात भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। जिस प्रकार मध्य स्थल पंजाब का बंटवारा हो गया था, परंतु भारत में स्थित जो पंजाब है, जिसकी वर्तमान समय में राजधानी चंडीगढ़ है, तथा पाकिस्तान में जो पंजाब आज भी मौजूद है, जिसकी वर्तमान समय में राजधानी लाहौर है, जहां से हड़प्पाई पुरास्थल प्राप्त हुए, वे हड़प्पाई क्षेत्र आज भी पंजाब से लेकर रोपड़ के कुछ इलाकों में स्थित है। आइए अब जानते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा करी गई तथा कब करी गई। (1921) में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की आधिकारिक खोज की। 1922 में रखाल दास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सील खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस तथ्य में पुरातत्व द्वारा कई पहलू सामने आए हैं, जैसा कि वे मानते थे कि व्यापार के व्यवसाय में प्रवृत्ति होती थी। इन मोहरों को देख मुझे प्रतीत होता है कि जो मोहर वृषभ वाला है, यानी बैल, क्या पता हड़प्पाई वासी इसका प्रयोग एक वृषभ यानी बैल
आदान प्रदान करने हेतु लेते हो, जैसे कि वृषभ यानी बैल के ऊपर चित्र उत्कीर्ण हैं, जैसे ये गोलाकार, ये पहिए जैसा प्रतीत होता है, जैसा कि हम आज के युग में बैलगाड़ियों को देखते हैं। क्या पता कि इससे वे किस समय तक वो बैल को खरीदकर अपना खेत जोतने हेतु काम करवा सकते थे। और ऐसे ही हाथी को आप देख सकते हैं, जो कि एक मोहर पर अंकित है। क्या पता इससे ये प्रतीत होता हो कि उस ज़माने में हाथियों से भी काम करवाया जाता हो, जैसे कि दुर्ग, जो कि एक ऊंचे स्थान पर स्थित था, तो इसके लिए हाथी का प्रयोग किया जाता हो। और जो लोग हाथी से उस ज़माने में काम करवाया करते थे, तो क्या पता हड़प्पा वासी उन्हें यह मोर प्रदान करते हों। हालांकि ये बताना संभव नहीं है कि हड़प्पा वासियों पर राजा का अधिकार होता था। अंतिम में जो लास्ट मोहर पर आदर शिव आसन लगाए बैठे हुए हैं, इसका प्रयोग हड़प्पा वासी धार्मिक स्थलों पर जाने हेतु या धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक क्रियाएं करवाने हेतु करते हों। जैसे कि ऊपर देखने से अनुमान लगता है कि एक मनुष्य आदर शिव को स्व यानी खुद से मेहनत कर जो भी चीज़ें उत्पाद करता है, यानी फसल उत्पाद करता है, जो भी जैसा भी वो वस्तु प्राप्त करता है, तो वो आदर शिव को अर्पित करता है। और जो जानवर इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं, वो आदर शिव को शीश झुकाए यानी सर झुकाकर प्रणाम कर रहे हैं। और उन्होंने ही सारे मानव जाति व पशु पक्षी को संभाल कर रखा हुआ है। हालांकि ये मेरे तथ्य है, वह क्या पता मेरे अनुमान से सही प्रतीत होते हों। हालांकि पुरातात्विक इसका पता अभी तक नहीं लगा सके हैं। और जो आदर शिव है, पशुपति नाम दिया गया है पुरातत्व द्वारा। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे गई छोड़ी गई पूर्व वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे उनके आवासों, मृत भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों से पता चलता है। दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरे, मनके, बाण, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें शामिल है। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिलती हैं और एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। यानी इससे प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों का संबंध कई देशों से था, जो अपनी बनाई हुई वस्तुएं दूर दराज के इलाकों से आदान प्रदान करते थे। अब हम जानेंगे आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों के बारे में। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग ना के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में
जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रमबद्ध था। जैसे कि आप बस्तियों की संख्या देख सकते हैं। बस्तियां आमतौर पर अलग अलग इलाकों में विभाजित थी। आइए अब हम जानते हैं हड़प्पाई लोगों के निर्वाह के तरीके अर्थात रहने के तरीके। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादन और जानवरों जिसमें मछली भी शामिल है से प्राप्त भोजन करते थे। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दाने में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए थे। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल हैं। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातात्विदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे वराह अर्थात सूअर, हिरण तथा घरियाड़ की हड्डी भी शामिल है। हम ये नहीं जान पाए हैं हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। आइए अब हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मूर्तियां यह इंगित करती हैं कि वृषभ यानी बैल एक विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। आप देख सकते हैं पकी मिट्टी से बना एक वृषभ यानी बैल। साथ ही चोलिस्तान में कई स्थलों और बनावली के हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन के राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी।